नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं कुमार गौरव सर के 9 फरवरी 2024 के, यहाँ पर 24 कर लेना आप लोग, ठीक है। 9 फरवरी 2024 के करंट अफेयर के क्लास नोट्स जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आर ओ और यूपी पुलिस स्पेशल फैक्ट में यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कुमार गौरव सर की क्लास में तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मैंने ललन टॉप में आपके लिए शामिल किए हैं। तो उन सभी को देखने के लिए, इसके साथ साथ बेहतरीन फैक्टों को जानने के लिए, उन्हें याद करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के किस कैंसर में सर्वाधिक मामले देखे गए हैं। तो ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट आई है एक आपकी, और इसमें बताया गया है कि सर्वाधिक मामले किस कैंसर के हैं। तो आप सभी लोग याद रखना चाहती हो कि सर्वाधिक जो कैंसर के मामले हैं वो फेफड़े के कैंसर के मामले हैं। लगभग 12.4% ही आपके फेफड़ों के कैंसर के मामले सामने आए हैं। वहीं पर सेकंड स्थान पर कौन है, तो महिलाओं का स्तन कैंसर, ये 11.6% आपका देखा गया है जो कैंसर के मामलों में सेकंड स्थान पर है। वहीं पर देखें कि मृत्यु का सबसे बड़ा दूसरा कारण क्या है, तो वो है आपका कैंसर। और इसमें भी क्या कारण है, तो फेफड़ों का कैंसर यहाँ पर सबसे बड़ा कैंसर है। यहीं पर आप देखिए इसका कारण क्या है कि इतने ज़्यादा कैंसर कैसे हो रहे हैं। तो तंबाकू इसका सबसे बड़ा कारण है, दूसरा शराब, और तीसरा है मोटापा। इनका सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। अब देखिए साथियों, उस दिन हमने कैंसर से संबंधित कुछ फैक्ट देखे थे, यानी हमारा जो कैंसर दिवस था, विश्व कैंसर दिवस था, उसमें मैंने बहुत सारे इंक्लूड किए थे आप सभी के लिए फैक्ट। तो आइए उसका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आप सभी को एक बार बताना चाहूँगा, क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा अवश्य देखना। इतना मेरा वादा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा यहाँ से परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस क्लास को अगर पूरा देखेंगे तो। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं मेरे साथ। चलिए देखिए, विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस हमने मनाया था कब, 4 फरवरी को। और पहली बार कब मनाया गया था, ये सन 2000 में मनाया गया था पेरिस में। और इसकी थीम रखी गई है देखभाल के अंतर को कम करना, इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर, ये सर्वाधिक आपका महिलाओं में होता है, और गर्भाशय की ग्रीवा पर इसको देखा गया है। हाल ही में एक अफवाह भी उड़ी थी, पूनम पांडे की मृत्यु हुई है किससे, तो सर्वाइकल कैंसर से। और ये किससे होता है, ह्यूमन पैपुलोमा वायरस से आपका होता है। इसमें इलाज सर्वावैक के लिए वैक्सीन बनाई गई है। और हाल ही में बजट 2024-25 में इसमें क्या किया गया, इसको फ्री किया गया है 9 से 14 वर्ष की बच्चियों के लिए। अब बात करें कैंसर की साथियों, तो देखिए कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। इसमें कौन सी थेरेपी होती है, तो कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। समस्थानिक होता है आपका कोबाल्टिन-16, और इसमें जो आपकी किरणें होती हैं वो कौन सी होती है, गामा किरणें होती हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बीमारियों से संबंधित हमारे दिवस मैंने आपको कराए थे, उनको भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे पोलियो दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को। रेबीज डे कब मनाते हैं, 28 सितंबर को। ब्रेन लिपि डे कब मनाते हैं, आपका 4 जनवरी को। हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं, 28 जुलाई को। कैंसर डे कब मनाते हैं, 4 फरवरी को। बाल कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 15 फरवरी को। कुष्ठ रोग दिवस ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, और इस बार ये 30 जनवरी को पड़ा था। ऐसे ही आपको बताया जाए कि टीबी डे कब मनाते हैं, तो ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 मार्च को इसे मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके सारे फैक्ट पसंद आए होंगे। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो उसे लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए और दिखाता हूँ आपको अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत सारे फैक्टों से दोबारा से परिचित कराऊंगा, उनको सभी को याद कराने की कोशिश कराऊंगा, उनको रिवाइज कराऊंगा आपको। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एडीबी भारत का डायरेक्टर, तो एडीबी में आपका भारत का डायरेक्टर किसको बनाया गया है, तो वो है, आप सभी लोग याद रखना, ये है आपकी मिया ओका, ठीक है। यानी भारत में एडीबी का डायरेक्टर कौन होगा, तो वो होगा मिया ओका। अब जान लीजिए कि आपका एडीबी क्या है। तो एडीबी आप सभी ने सुना होगा, एडीबी ये, इसको हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं इसको, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये किसकी बैंक है, एससीओ की बैंक है। किसकी, एससीओ की बैंक है, आप सभी लोग याद रखना। और एडीबी बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 68। कितनी है, 68, जिसमें से 49 एशियाई देश हैं और अन्य देश भी इसमें शामिल है। टोटल इसमें 68 देश हैं। इसके जो वर्तमान में हेड है वो है असाकावा, और इसके वर्तमान में जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके हेड हैं असाकावा, और इसके जो वाइस हेड हैं वो हमारे भारत के ही हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बैंक हैं हमारी, और उन बैंकों की स्थापना है।
तो उसको मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ अध्यक्ष और लिखे हैं, उनको रिवाइज़ करा दूँ पहले। जैसे यूएनओ के हेड कौन है आपके? एंटोनियो गुटेरेस। एससीओ के हेड कौन है आपके? झांग मिंग। ईयू है ना, यूरोपियन यूनियन के हेड कौन है? तो उर्सुला वान डेर। वर्ल्ड बैंक के कौन है? तो अजय बंगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कौन है? तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आरबीआई के हेड कौन है? शक्तिकांत दास। और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके कौन है? रघु श्रीनिवासन। ऐसे डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ की कौन है? ओंकाजा नागोजी ओंकाजा। एफएओ के कौन है? क्यूड्यूंग। आईएलओ के कौन है? गिलबर्ट। ओपेक के कौन है आपके? अल हैतम अलघिस। आईसीसी के कौन है? ग्रेग बर्कले। बीसीसीआई के हैं रोजर विन्नी। और फीफा के हैं आपके कौन? तो इन्फेंटिनो। ठीक है साथियों, अब आप सभी को बैंकों से संबंधित क्वेश्चन था, तो मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे बैंक आपको एक बार रिवाइज करा दूँ और उनकी स्थापना कब हुई थी उनके बारे में बता दूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए ये सभी बैंक हैं आपकी। जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 कर लेना यहाँ पर, कितना? 1955। ठीक है, 1955 में इंपीरियल बैंक क्या बना था आपका? एसबीआई बना था। ठीक है, नेक्स्ट आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। और बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। तो आप सभी को ये बैंकों से सारे फैक्ट याद रखने हैं, और यहाँ पर ये आप सही कर लेना, 1995 की जगह यहाँ पर कर लेना आप लोग 1955। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और पूछा गया है लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा, लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक हाल ही में आपका पारित किया गया था 2024 में। और ये कहाँ किया गया? लोकसभा में पारित किया गया है। अभी लोकसभा में पारित किया है, तो क्या है ये आपका? तो देखिए इसी में लिखा हुआ है अनुचित साधनों की रोकथाम, यानी और वो भी किस में? परीक्षाओं में। यानी जैसे जो आपको बताया है कि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा नकल का जो है प्रकोप बढ़ रहा है, नकल माफिया जो है आपके बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, तो उन्हीं के नकेल कसने के लिए हाल ही में लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया है जो सभी ऐसे लोगों पर नकल कसेगा जो नकल को कराते हैं। अच्छा, ऐसा क्या होता है? तो नकल करना और करवाना दोनों ही के अपराध होते हैं। इसके साथ साथ उत्तर पत्रिका के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उस अपराध समझा जाएगा, और इसमें एक ऐसी आपकी सज़ा मिलेगी जो गैर जमानती होगी आपकी अपराध में। यहाँ पर आपको जमानत नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आपको मतलब कहने का मतलब यह है, जो भी इसमें आपका अपराधी होगा या आपका जो नकल माफिया होगा, नकल माफिया होगा, उसको यहाँ पर जमानत भी नहीं मिलने वाली है। अगर इसमें कोई भी इंक्लूड अधिकारी मिलता है या कोई व्यक्ति मिलता है तो 5 से 10 साल की तो सज़ा होगी, और लगभग उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा आपका एक लोकसभा में बिल पारित किया गया है नकल माफियाओं के लिए, नकेल कसने के लिए। अब देखिए साथियों, विधेयक की बात आई है तो आपको यहाँ से कुछ संविधान संशोधन विधेयक हैं आपके, उनको याद रखना है, और कुछ संविधान संशोधन आपके हो चुके हैं उनको याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्रम से लिखे हैं: 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन और 106वां संविधान संशोधन। तो एक एक करके हम इन सभी को जानते हैं। देखिए, यह जो हमारा बिल था वो 122वां बिल था, ऐसे 123वां ये हो गया, और ये हमारा जो अंतिम ये आया है हमारा 128वां बिल है जो पारित हो चुका है आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपका रखना है। तो 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2015 में हुआ था, और ये 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान में कुछ गांव भारत में आए थे, कुछ गांव पाकिस्तान में, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश को दिए गए थे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है 3 बीघा कॉरिडोर, और ये 100वां संविधान संशोधन था जो बांग्लादेश के साथ किया गया था। 101वां संविधान संशोधन, आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा, ये जीएसटी से संबंधित है आपका। 102वां संविधान संशोधन ये 2018 में हुआ था, ये पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था आपका, और कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 338B में इसको रखा गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ऐसे 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था ये भी, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात कही गई थी। जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। 104वां संविधान संशोधन ये 2020 में हुआ है आपका, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके 10 वर्ष का क्या किया गया था? यहाँ पर आरक्षण बढ़ाया गया था, और लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियनों की नियुक्तियों को समाप्त कर दिया गया था।
105वां संविधान संशोधन क्या था? तो राज्यों को ओबीसी पर सूची बनाने का अधिकार दिया गया था। और 106वां संविधान संशोधन क्या है हमारा? तो महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। और इसको बोला गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या बोला गया था इसको? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको बोला गया था। तो आई होप आप इस बेहतरीन से करंट अफेयर के साथ साथ आप लोगों ने पॉलिटी के इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर ज़रा सा भी आपको ये समझ में आया होगा, याद करने की आपने कोशिश भी की होगी, तो याद कर लिया होगा। ठीक है, देखिए रिवाइज़ करने की बात होती है कि बार बार हम रिवाइज़ कितना करते हैं, तभी हमें चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, और आप मेरे साथ बने रहिए। जब जब मेरे साथ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ हर बार। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार में याद नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 4 बार में, कभी तो याद होगा, लेकिन हो जाएगा अगर आप लोग कंटिन्यूसली उसको करते रहेंगे तो। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आर्टिकल कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट जो भी हमारे आर्टिकल्स बनेंगे उनको देखेंगे। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता, तो आप सभी लोग इस शब्द से काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे। आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप लोगों ने इसको काफ़ी बार सुना होगा, समान नागरिक संहिता। आज इसको बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे हम लोग कि क्या होता है समान नागरिक संहिता। एक विधेयक पारित किया गया था आपका, और ये करने वाला पहला राज्य कौन सा हुआ है? तो वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड है, यहाँ के सीएम है आपके कौन? तो पुष्कर सिंह धामी। इसको हाल ही में विधानसभा में पेश किया गया था, और ये विधानसभा में कब पेश किया गया? तो 7 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूसीसी भी बोल देते हैं, और इसी को हम समान नागरिक संहिता भी बोल देते हैं। ये आर्टिकल 44 में है, और ये संवैधानिक है आपका, एक संवैधानिक आर्टिकल है, यानी कि संविधान से संबंधित है आपका। पर्सनल लॉ है आपका, एक समान यहाँ पर होने वाले हैं, जैसे विवाह है, तलाक है, गोद लेना है, विरासत है, ये सब जितने भी कानून होंगे आपके कैसे हो जाएंगे? एक समान होने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है, तो वो है आपका गोवा। यहाँ पुर्तगालियों के द्वारा ही यहाँ पर जो आपके रीति रिवाज थे उन्हीं हिसाब से आपका अभी तक ये चल रहा है। लेकिन बिल विधेयक पारित करके लाने वाला कौन सा होगा? तो उत्तराखंड होगा पहला राज्य। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अपवाद कौन है, इसमें किसको नहीं रखा गया है? तो LGBT इनको नहीं रखा गया है, और इसमें समिति बनाई गई थी, जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। तो आइए सारे फैक्टों को देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग देखें समान नागरिक संहिता के प्रावधान क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहला आपका रखना है महिलाओं की शादी की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष की जाए। महिलाओं की शादी की आयु कितनी हो जाए? 21 वर्ष हो जाए। विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो, यानी कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो विवाह का पंजीकरण कराना आपको आवश्यक होगा। ठीक है, यानी कि इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है, देखो लिव इन जोड़ों को अपने फैसले के बारे में माता पिता को सूचित करना होगा। यानी जो भी व्यक्ति, जो भी महिला पुरुष शादी से पहले है ना लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपने माता पिता को सूचित करना पड़ेगा। हलाला और इज्जत की प्रथा पर रोक होगा, यानी हलाला और इज्जत की प्रथा पर क्या होगा? रोक होगा। बहु विवाह गैरकानूनी होगा। ठीक है, बहु विवाह क्या होगा? आपका गैरकानूनी होगा। पति पत्नी को तलाक लेने का समान हक होगा। ठीक है, और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी सिफारिशें की गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 23 मार्च 2022 को यूसीसी लागू करने का लिया गया था निर्णय। ठीक है, 27 मई 2022 को यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित की गई थी एक विशेष कमेटी, और ये कमेटी अभी मैंने बताई थी आपको किसकी? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, और कमेटी में रंजना देसाई समेत 5 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया था। कमेटी गठित कमेटी होने के बाद सदस्यों को मसौदा तैयार करने के लिए शुरू कर दिया गया था। यानी इन्होंने मसौदा इस प्रकार से तैयार किया था, अभी जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और कमेटी के यूसीसी मसौदे को तैयार करने के लिए कमेटी को दिया गया था 6 महीने का समय। कितना दिया गया था? 6 महीने का समय दिया गया था मात्र। और इसके बाद 2 दिसंबर 2022 को समिति के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। 6 महीने दिए गए थे और 6 महीने दोबारा से बढ़ा दिए गए थे। इसके बाद 27 मई 2023 को गठित कमेटी का एक साल कार्यकाल पूरा हो गया। यानी 1 साल हो गया, 6 महीने इधर मिल गए, 6 महीने इधर मिल गए, पूरे 1 साल हो गया। कमेटी की मांग पर सीएम ने महीने को बढ़ाया। ठीक है, यानी 6 महीने और बढ़ा दिया, और 30 जून को समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया। यानी इसका ड्राफ्ट कब बन गया? तो आपका 30 जून को इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, अब देखिए शादी के लिए क्या होगा? बराबरी का हक किस प्रकार के होंगे आपके? तो अभी क्या है? अभी हमारा जो कानून है, कुछ समाज में स्त्री के जीवित रहते पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है, लेकिन अब क्या होगा? विधेयक में क्या दिया गया है? पति या पत्नी जीवित हो तो दूसरी शादी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब अगर किसी भी पुरुष की अगर पत्नी जीवित है तो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, और यदि किसी
पत्नी का पति जीवित है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। अभी शादी के बाद धर्म परिवर्तन के मामलों में पीड़ित पक्ष के लिए अधिकार स्पष्ट नहीं थे, लेकिन इस बार अब क्या किया गया है, असहमति से धर्म परिवर्तन होने पर पीड़ित पक्ष तलाक लेने और गुजारा भत्ता मांगने का हकदार होगा। ठीक है, तो ये इस विधेयक में इस बार होगा, यानी कि हमारे यूसीसी विधेयक में होगा। और कानून हमारे क्या कहते हैं, अब जैसे कि सभी धर्मों के लिए समान कानून, इसमें क्या बताया गया है, अभी क्या है, तो शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के मामले में विभिन्न धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं अपने। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि ईसाइयों के द्वारा किस प्रकार से शादी की जाती है आपको पता है, मुस्लिमों में किस प्रकार शादी की जाती है, हिंदुओं में किस प्रकार शादी की जाती है, पारसियों में किस प्रकार से शादी की जाती है। तो सभी की जो रीति रिवाजें हैं वो करने की अलग अलग है शादी, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से क्या होगा, एक कानून बनेगा जो सभी धर्मों को मानने वालों पर समान रूप से लागू होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूसीसी, यानी समान नागरिक संहिता। यानी जो कार्य होंगे, जो भी आपके सिविल कानून होंगे, वो सब एक समान होने वाले हैं आपके। और आपको पता है जो क्रिमिनल कोर्ट हमारे हैं, यानी जो क्रिमिनल हमारे मामले होते हैं, वो तो समान है ही। अभी आर्टिकल 14 में दिया गया विधि की समक्ष समानता। अगर हम बात करें कि तलाक के बाद दोबारा उसी पुरुष से शादी करने के लिए कुछ कुरीतियां हैं, यानी तलाक हो जाती है और दोबारा उसी पुरुष से हमें क्या करने पड़ते, शादी करने पड़े। तो अब क्या है इस बिल में, महिलाओं को तलाक लेने के बाद उसी पुरुष से शादी करने के लिए शर्तों में नहीं बांधा जा सकता। ठीक है, उसको शर्तों में नहीं बांधा जा सकता। तो ये सारे के सारे कुछ प्रावधान थे हमारे उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के। अब धीरे धीरे ये पारित होगा राज्यसभा में और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें और होंगी जानने के लिए, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों, आपके लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करा देता हूँ। जैसे अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों पर इस पर कानून आया जाता है। आर्टिकल 72 क्या कहता है, तो क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। 75 क्या कहता है, तो मंत्रियों के बारे में उपबंध बताता है। 76 आप सभी को पता है, भारत का महान्यायवादी होगी, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। आर्टिकल 77 क्या कहता है, तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन। 78 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 में क्या है, तो सरला, यानी कि आपको बताइए संसद है। 80 में आपकी राज्यसभा है। 81 में लोकसभा है। 83 में संसद के सदनों की अवधि दी गई है। इसके बाद 84 में क्या दिया गया है, तो संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएँ दी गई हैं। 85 में संसद का सत्र एवं सत्रावसान और विघटन दिया गया है। ठीक है, और 89 में क्या दिया गया है, तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दिया गया है। ठीक है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ एक बार जरूर कर दें। बता दें आप सभी को, बहुत ही कम समय में बेहतर रिवीजन के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और है आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति। तो कोडेक्स समिति का हाल ही में 7वां सत्र आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो कोच्चि में। और कोच्चि कहाँ, केरल में। जो कोडेक्स समिति है किससे, मसालों और जो आपके बढ़िया से जड़ी बूटियाँ होती हैं, है ना, स्वच्छ जड़ी बूटियाँ होती हैं, शुद्ध जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनके लिए आपका एक कोडेक्स समिति बनाई गई थी, स्थापना की गई थी सन 2013 में। तो उसी की हाल में बैठक हुई है आपकी कोच्चि केरल में। अब देखिए FAO की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। क्यों ड्यूंग इसके हेड है वर्तमान में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम, इटली में। ऐसे WHO की बात करें तो आप सभी को पता है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। और इसके हेड कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर टेड्रोस। कौन है, डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में हेड है। और इसमें देशों की संख्या कितनी है, तो 194 इसमें देश है वर्तमान में। अब साथ ही देखो कुछ बैठकें हमारी, जैसे मैं आपसे पूछूं हाल ही में मसाला बैठक यानी मसाला कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी आपकी, तो ये हुई थी आपकी मुंबई में। कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है, ऐसे P20 की बैठक भी कहाँ हुई थी, तो ये भी आपकी यशोभूमि दिल्ली में हुई थी। मैं आपसे पूछूं कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ हुआ आपका, कॉफ़ी सम्मेलन, तो कॉफ़ी सम्मेलन हुआ था आपका बेंगलोर में। कहाँ हुआ था, बेंगलोर में। ऐसे आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस की बैठक हुई थी, ये आपकी हुई थी सड़क कांग्रेस प्राग। ये कहाँ हुई थी, प्राग। और प्राग कहाँ है, चेक गणराज्य की राजधानी है। राष्ट्रीय वाले पूछे तो गांधीनगर गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी, गांधीनगर गुजरात में हुई थी। आपसे पूछे G20 2023 की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये अपने भारत में हुई थी, है ना।
G7 की बैठक पूछे तो ये आपकी जापान में हुई थी। इसी प्रकार से क्वाड की पूछे तो ये भी जापान में हुई थी। SCO की बैठक पूछे 2023 की तो ये अपने भारत में हुई थी। ठीक है, और आपसे पूछे नाटो, किसकी? नाटो। नाटो की बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी आपकी लिथुआनिया में। कहाँ पर होगी? लिथुआनिया में। ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और इसमें शिक्षा से संबंधित जितने भी आपके आयोग हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हैं, यानी विश्वविद्यालय जो भी थे आपके, उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। तो विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम ये आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चला गया है, और मंत्री कौन है यहाँ के? तो धर्मेंद्र प्रधान। इसमें आपका जो क्वालिटी एजुकेशन है ना, हायर एजुकेशन है, उसको ऐसे छात्रों तक पहुँचाने के लिए जो मेधावी हैं और सुविधाओं के अभाव में वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक उन्हें पहुँचना चाहिए, तो ऐसे मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की यहाँ पर क्या की गई है? व्यवस्था की गई है, और इसका नाम रखा गया है विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब देखिए शिक्षा की बात आई है तो आप सभी को पता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो, ऐसी बात किसने कही थी? तो मैकाले ने कही थी। और मैकाले आयोग कब आया था? तो 1835 में आपका मैकाले आयोग आता है। वुड डिस्पैच ये भी आपका शिक्षा से संबंधित है और 1854 में इसमें लाया गया था। और आप सभी को पता है सैंडलर आयोग, इसका भी संबंध शिक्षा से है, सन 1817 में आता है। और जो कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था उसकी जांच करने के लिए आया गया था। ये कौन सा? सैंडलर आयोग। ऐसे पहले आपके 3 जो विश्वविद्यालय बने थे, यानी 3 जो कॉलेज खोले गए थे आपके, वो कलकत्ता में खोला गया था, बॉम्बे में खोला गया था और मद्रास में खोला गया था। और ये 1857 में 1854 के एक्ट से खोले गए थे। ऐसे ही आपसे पूछे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यही है। ऐसे ही BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, आप सभी को पता है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना 1800 में हुई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और वेलेजली के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, सहायक संधि कौन लेकर आया था? तो सहायक संधि लेकर आने वाला ही कौन था आपका? तो वेलेजली था। और सबसे पहले हैदराबाद जो आपकी रियासत थी, इसने क्या किया था? सहायक संधि को अपनाया था। ठीक है, 1798 में। पहला मदरसा जो आपका खुला था वो कलकत्ता में खुला था 1791 में। ठीक है, पहला संस्कृत विश्वविद्यालय ये वाराणसी में 1782 में खुला था, और ये जोनाथन डंकन के द्वारा आपका खोला गया था। नेक्स्ट है आपका हिंदू कॉलेज, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा सन 1817 में भी इसको खोला गया था। तो ये इन सारे कॉलेजों के बारे में आप लोग याद रखना। आपको लग रहा होगा कि ये सारे एक लाइन में लिखे हुए हैं, लेकिन ये मान लो आप सभी के लिए हीरा है, हीरा कहते हैं ना, सोना है आपके लिए। ये क्वेश्चन जितने भी लिखे ना, ये सब सोना है, गोल्ड है, गोल्ड। परीक्षाओं में ऐसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इससे कि आप लोग इसको गलत भी कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। ऐसा मान लीजिए RO या RO के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, जो मैंने आपको एक टॉपिक में ही और बहुत ही कम समय में समाप्त कर दिए। ठीक है, इनको अच्छे से देखना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ले लेना आप लोग, और नोट डाउन करें तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सटेंशन टनल, इसका नाम रखा गया है जिगर थंडा, और इसका हम S2 के नाम से भी जानेंगे। इसका विकास किया है किसने? तो IIT कानपुर ने। हाइपरसोनिक जो भी आपकी क्रूज मिसाइलें होंगी, उनका सही निशान ना बन सके और वहाँ तक पहुँच सही हो सके, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसको बनाया जाएगा IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए आपकी 3 प्रकार की जो होती हैं मिसाइलें, होती हैं 3 प्रकार की। एक होता है आपका सोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। जो 1 मैक से जिसकी स्पीड कम होती है सोनिक बोलते हैं, 1 से 5 मैक के मध्य होती है उसे सुपरसोनिक बोलते हैं, और 5 से 10 मैक तक जिसकी आवाज़ यानी स्पीड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक बोलते हैं। इसका उदाहरण है सोनिक का है आपका अभय। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं सुपरसोनिक का उदाहरण है ब्रह्मोस, और हाइपरसोनिक के 3 उदाहरण हैं, ये रूस की हैं तीनों मिसाइलें आपकी, किंजल है, सरमत है और जिरकॉन है। ठीक है, ये सब हाइपरसोनिक के क्या हैं? आपके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफाइंग मैच कहाँ खेले जाएंगे? तो भारत में क्वालिफाइंग मैच आपके खेले जाएंगे हैदराबाद में। कहाँ खेले जाएंगे? हैदराबाद में। फीफा की अगर हम बात करें तो इसको फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसको कहते हैं हम लोग। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख फ्रांस में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, माफ़ करना। हेड कौन है इसके? तो इन्फेंटिनो। 2022 का ये कतर दोहा में हुआ था। ठीक है, और इसका विजेता रहा था अर्जेंटीना।
2026 में ये कहाँ होगा? तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होने वाला है। लेकिन इसके क्वालिफाइंग मैच कहाँ खेले जाएंगे? तो हैदराबाद में। हैदराबाद, ये वही हैदराबाद है जिसे ऑपरेशन पोलो 1948 के तहत आज़ाद कराया गया था। यहाँ के अंतिम निजाम का हाल ही में निधन हुआ था, जिसका नाम था मीर बरकत अली। यहाँ पर चार मीनार किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था हैदराबाद में चार मीनार। और हाल ही में यहाँ की हलीम बिरयानी को बेस्ट जीआई टैग भी दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। हैदराबाद से 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब फुटबॉल से संबंधित आपकी कुछ ट्रॉफियाँ हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी है, डूरंड कप है, सॉकर कप है, रोवर्स कप है, सोवर्तो कप है, मर्केंडा कप है और सीजर्स कप है। ये किससे संबंधित है आपके? तो ये यानी कि आपके फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल का सबसे बड़ा कप आपको बताइए तो वो कौन सा है? वो है आपका वर्ल्ड कप, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप जो आपका होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है आपका वाउस ऑफ जॉय कार्यक्रम। तो वाउस ऑफ जॉय कार्यक्रम ये आपका राजस्थान, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? राजस्थान। और पीटी टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए लॉन्च किया गया है। स्टडी हो यानी कि आपकी पढ़ाई भी हो, खेल भी हो और बच्चों के साथ एंजॉय के साथ ये दोनों काम कर सकें, तो उसके लिए आपका पीटी टीचर्स की ट्रेनिंग की जाएगी। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की वार्षिक जो आपकी आर्थिक सहायता होगी उसे देगा कौन? तो महाराष्ट्र। ऐसे 15 लाख लोग जिनकी उम्र 65 प्लस है उनको क्या दिया जाएगा? तो 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि जब तक आप लोग देखिए, आप किसी वनडे एग्जाम को देखना, मैंने तो काफ़ी बार देखा है, महाराष्ट्र का जो करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा बार देखा गया है। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास थी और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। और वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको एक बार से लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन घंटी को दबा लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार वीडियो को आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं। यहाँ से आप कम समय में बेहतर, सबसे बेहतर आपको मैं रिवीजन कराऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा एक एक चीज़ों को, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताकर ही चलूँगा, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही आप लोग कुछ समय बिताइए मेरे साथ, धीरे धीरे आप लोग चीज़ें सीखने लगेंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।